गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हम 13 जनवरी की न्यूज़ कवर करेंगे। पहली न्यूज़ है नेशनल में कि मकर संक्रांति के टाइम पर मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है भाई। जब हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस दिन सूर्य भगवान ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर की तरफ आने लगते हैं, नॉर्दर्न मूवमेंट होने लगता है सूर्य भगवान का, ठीक है कि नहीं। तिल की मिठाई वगैरह के वो बनती हैं मिठाइयाँ इसमें, तिली की, इसमें सीड्स की। और ये रूस्टर फाइट्स वगैरह की जाती हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। ये बैन है बट स्टिल की जाती हैं, इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज़ ऑफ ई सिगरेट्स बाई तृणमूल कांग्रेस की एमपी ने ओपनली ई सिगरेट्स यूज़ की थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में। और जबकि ई सिगरेट बैन का एक बिल आया हुआ है 2022 में या 23 में आया था, और इनको पूर्णतः स्टोर करना, स्मोक करना, परचेज़ करना, सेल करना, बनाना, इंपोर्ट करना, एवरीथिंग इज़ बैंड। उसके बाद पार्लियामेंट में जहाँ से ये बिल आया था उसी में भी कोई एमपी ये पीता है तो ये पार्लियामेंट की गरिमा को ठेस पहुँचती है इससे। ओके, तो इसमें प्रोब लाने के लिए, मतलब जांच बैठा दी है बिरला जी ने। भूमि पोर्टल 2000 में लेके आए थे, ये कर्नाटक का है। भूमि का रजिस्ट्रेशन इसमें होता है कि किस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, मैपिंग, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसी का वो बताया गया है इसमें कि किस तरह से इतने साल हो गए हैं और उसका क्या रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, बस भूमि पोर्टल याद रखना है, कर्नाटक का है, कई बार न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद इस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि अभी देखो इनकी 12 जनवरी को वो थी बर्थ एनिवर्सरी, जिसको नेशनल यूथ डे के नाम से मनाते हैं, तो उस उन्हीं पे ये क्विज आई है। पखवाजा, ये पखवाजा करके इंस्ट्रूमेंट है, इसको ये बजाते थे, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले इस रिफॉर्म मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये, ब्रह्म समाज से, राजा राम मोहन राय। ओके, राम मोहन राय बोलना चाहिए, वैसे राजा तो ये अंग्रेज़ों का कनोटेशन है। तो राम मोहन राय जी से के ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे पहले। ओके, अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने इनको बताया था कि तुम्हें जो नाम विवेकानंदा दिया गया है नरेंद्र नाथ से, इसको तुम एम्ब्रेस करो, मतलब इसको मान अपना लो, है ना। नरेंद्र नाथ एंड अदर डिसाइपल्स डिसाइडेड टू मेक अ न्यू मठ, नया मठ इन्होंने कहाँ पे बनाया था रामकृष्ण जी का, बरा ये क्या है, बारानगर, आई डोंट नो वेयर इट इज़। और दिस इज़ अनयूजुअल अबाउट विवेकानंदास प्रिडिक्शन अबाउट हिज ओन डेथ। उन्होंने अपनी खुद की डेथ को प्रिडिक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि मैं 40 साल क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। ये 39 की एज पे ही इनकी डेथ हो गई थी। ये उनकी खुद की ही प्रोटेक्शन थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निपाह वायरस के बारे में। बंगाल में केसेस डिटेक्ट हुए हैं, ओके, वेस्ट बंगाल में। निपाह वायरस आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस डीएनए वायरस से बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये फ्रूट बैट्स से होता है, इसको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। फ्रूट बैट्स पे पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, और ये मलेशिया में पहली बार पाया गया था। राइट, मलेशिया से फैला है ये सब जगह पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इकोनॉमी के बारे में। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि इक्वालिटी इजंट एनिमी ऑफ ग्रोथ, है ना। हाई इनइक्वालिटी इरोड्स सोशल ट्रस्ट। तो इक्वालिटी ग्रोथ का एनिमी नहीं है। इसको वैसे देख लेते हैं कि हम इक्वालिटी को देख लेते हैं कि 4 सिन से रिलेटेड है। और जैसे इक्वालिटी होती है ना, समाज में बराबर आ जाएगा, तो लोग इक्वालिटी को सिन की तरह देखते हैं। जैसे मैं वैसे बताऊं तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी कभी सोसाइटी में वैसे आ नहीं सकती, है ना। कोई ना कोई तो प्रोड्यूसर होगा, कोई ना कोई कंज्यूमर होगा, कोई ना कोई किसी के यहाँ काम कर रहा ही होगा। अगर आप स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ पे एक भगवान होते हैं, फिर उनके नौकर वगैरह रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है, सभी लोग भगवान नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही धरती पर भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो 4 सिन इन्होंने बताए हैं। व्हाट मैटर्स अपेरेंटली इज पॉवर्टी रिडक्शन, नॉट इनइक्वालिटी। तो लोग पॉवर्टी रिडक्शन पर काम करते हैं, इक्वालिटी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने पर काम नहीं करते हैं। ओके, इट इज़ मिस्ड एज अ डिस्ट्रैक्शन।
सेकंड है इक्वलिटी इज पोर्ट्रेड एज एनिमी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप का एनिमी है इक्वलिटी। अगर सभी बराबर हो जाएंगे तो मतलब सभी लोग प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे तो सारे बराबर हो गए कि नहीं, सभी प्रोड्यूसर्स हैं भाई, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं होगी, कोई कंज्यूम करने वाला भी तो चाहिए। क्लियर है कि नहीं। थर्ड है इट इज़ अज्यूम्ड टू इंटेल अ ग्रेटर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी है। फाइनली टॉक ऑफ इक्वलिटी इज कास्ट अ रिजेंटफुल सोशलिस्ट लेवलिंग डाउन। ठीक है कि लोग इसको रिजेंट करते हैं, सोसाइटी इसको रिजेंट करती है इक्वलिटी को, और एक दूसरे को ही नीचे कर करके लेके आते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है। अब मैं बहुत ज़्यादा मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें इस तरह की नहीं बताऊंगा, कुछ होंगे जो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं बाय बेसिक कॉमन सेंस। मैंने इस पर यहाँ लिख दिया है मेंस पर्सपेक्टिव, तो इसको आगे चल के जब मेंस आएगा तब मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट, मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपको बताया था। इंडिया में इन्फ्लेशन पहले 0.25 था, ओके, नवंबर में, दिसंबर में 0.71 हो गया था, ओके, अभी ये हो गया 1.33। इट इज़ स्टिल वेल विद इन लिमिट्स ऑफ RBI। 2 to 6% की CPI इन्फ्लेशन की लिमिट रहती है, RBI की 4% ±2, तो उसके भी अंडर में है, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखो नवंबर से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 0.25 से 1.33। इट इज़ ओनली बिकॉज जो ईरान में अनसर्टेनिटीज़ हैं और वॉर लूम कर रहा है ना, तो उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़े हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं दिसंबर में 5.22% था, उसके बाद घट के ये 0.25 रह गया, और उसके बाद ये बढ़ के 1.33 हुआ है। अगर देखो कोर इन्फ्लेशन की बात करो अगर आप, तो कोर इन्फ्लेशन 4% के आसपास ही है, अभी रिसेंट के टाइम में थोड़ा सा बढ़ा है। ये जो रिटेल इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें जो बढ़ोतरी आई है वो केवल और केवल गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की वजह से आई है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, और CPI इन्फ्लेशन को आप देखोगे तो कम हो गए, अभी 1.33 हुआ है। फूड इन्फ्लेशन माइनस में चल रहा था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। ट्रंप ने बोला है कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, अब 600 लोग मर चुके हैं। 600 नहीं मरे हैं, 15,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। अब ईरान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो थक हार गए हैं, उनको लगता है कि हम इस रिजीम से जीत नहीं पाएंगे, और ये चूँकि बंदूक की गोलियां हैं, इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है वहाँ पे। और जब फैमिली के लोग अपनी मरे हुए शव को लेने के लिए जा रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के को, तो बंदूक की गोलियों की कीमत वसूली जा रही है। मान लो अगर किसी आदमी में 4 गोलियां लगी हैं और उसकी डेथ हुई है, तो 4 गोली मान लो 400 रुपये की हैं, तो उससे पैसे वसूले जा रहे हैं। वो बहुत ही वो सिचुएशन है। USA हैज़ नॉट कम टू हेल्प येट। USA पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है। लोग अब रिट्रीट कर रहे हैं कि हम कैसे लड़ें इससे, बिकॉज डेथ्स, हाँ, चोट लगने की वाली बात अलग है, लेकिन अगर आप ओपन फायर ही गवर्नमेंट कर रही है इनकी, तो आदमी कब तक लड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मैंने बताया था जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्च, ये हमारे यहाँ आए हुए हैं। कई सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। फ्री वीज़ा ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब जैसे यूरोप में अगर कोई जर्मनी से होके कहीं जाना चाहता है इंडिया का आदमी, तो उसको फ्री ट्रांजिट दिया जाएगा, बोले यहाँ से निकल जाओ, तुमको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक नया ट्रैक सेटअप किया है, ट्रैक 1.5। ट्रैक होती हैं बातचीत के चैनल, ओके, तो ट्रैक 1 होता है ऑफिशियल चैनल, ट्रैक 2 होता है अनऑफिशियल चैनल, और इनके बीच का रहता है 1.5 ट्रैक, ओके, जिसमें कुछ फॉर्मल बातें भी होंगी, कुछ इनफॉर्मल बातें भी होंगी, तो उसको बोल देते हैं। प्लस बहुत सारे नॉर्मल जो होते रहते हैं वो तो हैं ही है। लॉन्च ऑफ अ बैटरी स्टोरेज वर्किंग ग्रुप, बैटरी स्टोरेज वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया गया है। 1.24 बिलियन यूरोज़ का प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी और सारी चीज़ों पे, और इस पर डिटेल आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे एक एक करके डिस्कस करते रहते हैं। अभी आप याद रखिए कि वीज़ा फ्री ट्रांजिट दे दिया गया है और 1.5 ट्रैक स्टार्ट कर दिया गया है। ये मुनरो डॉक्ट्राइन के बारे में बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो ने 1823 में दिया था,
और उसको बोला था कि वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है इट शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ यूएसए ओनली, एंड यूरोपियन कोलोनाइजर्स शुड नॉट लुक इन दिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो उसी को अडॉप्ट किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं इस पर कई बार बता चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट फर्दर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ट्रंप वॉयलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को। ये कैसे कर रहे हैं? ये मार लागो, ये जगह का नाम याद रखिए, मार अ लागो, ये फ्लोरिडा में है। अगर आप यूएसए का मैप बनाते हो, ऑलराइट, तो यहाँ पे फ्लोरिडा पड़ता है, तो यहाँ पे मार अ लागो है। यहाँ पे भाषण दे रहे थे ये कह रहे थे कि हमने नार्को टेररिज्म को ख़त्म कर दिया है और हम मतलब वेनेजुएला से आने वाले को, तो ये सारा ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे। तो इसमें ये क्वेश्चन यही पूछा गया कि क्या इन्होंने केवल और केवल नार्को टेररिज्म को ही काउंटर करने के लिए ऑपरेशन किया है वेनेजुएला में, या इनके मकसद मंसूबे कुछ और हैं? तो इन्होंने साफ साफ इसमें बताया है कि जो नार्को टेररिज्म की अगर बात करें तो यूएसए में मतलब लगभग 17 लाख लोगों की डेथ हुई है सन 2000 से लेके फेंटानिल की वजह से। फेंटानिल को मैन्युफैक्चर कौन करता है? चाइना मैन्युफैक्चर करता है, और ये इसका मिनिमम एक्सपोर्ट होता है वेनेजुएला से, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है, मतलब अंदर स्मगलिंग होती है, एक्सपोर्ट नहीं कहेंगे वो मैक्सिको से होती है। ओके। और ओपियम वगैरह का भी अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहुत कम ओपियम प्रोडक्शन तुम्हारा वेनेजुएला से होते हुए वहाँ जाता है। नेक्स्ट, ट्रंप ने बार बार इसको बोला है कि वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट 17% वर्ल्ड का तेल है ना, और ये इसको बेचेंगे। कई बार इन्होंने बोला, अपनी ऑयल कंपनीज को भी बोला है। तो साफ साफ इनसे समझ में आता है कि इन्होंने तेल के लिए ही इसको अटैक किया है, और उसका तो केवल बहाना लगाया है ऑयल का। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ को जो आर्टिकल 24 है यूएन चार्टर का कोर है, आर्टिकल 2 है सॉरी, ये मना कर देता है, प्रोवाइड करता है थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी और कंट्री पे आप फोर्स यूज नहीं कर सकते हो, उसकी टेरिटरी में घुस के उसकी सोवरेनिटी को वॉयलेट नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो ये बोला गया है। लेकिन हाँ, दो केसेस में किया जा सकता है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव कर दे कि जाओ इन्वेड कर दो, और सेल्फ डिफेंस में किसी कंट्री ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया हुआ है तो आप अटैक कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें आगे ये दे रखा है कि अगर एक बार भी किसी एक जगह पे भी रूल ब्रेक हो जाए तो बाकी के रूल्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। बैलेंस ऑफ पावर वर्ल्ड में होना बहुत ज़रूरी है। पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और रशिया बैलेंस ऑफ पावर की तरह काम करते थे एक दूसरे के लिए। जैसे 1971 वॉर में यूएसए ने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी इंडिया के अगेंस्ट, जब बांग्लादेश वॉर चल रहा था, तो रशिया ने बैलेंस ऑफ पावर का काम किया था। रशिया ने भी अपने शिप वगैरह भेज दिए थे, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह। ऐसे कई इंसिडेंट्स और हैं जहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट सामने आया है। 1973 में योम कूपियर वॉर चल रहा था, ओके। तो इज़राइल के सपोर्ट में यूएसए था फुल सपोर्ट में, तो इजिप्ट की आर्मी को बचाने के लिए सोवियत लीडर्स ने हेल्प की थी, और चूँकि इजिप्ट मॉस्को का अलाई था, तो तब जाके बैलेंस ऑफ पावर का एक फेनोमेना सामने आया था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था, रसिया आ गया था, तो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पावर किसके हाथ में हो गई? यूएसए के हाथ में हो गई, ओके। तो वहाँ से फिर देखा जाए तो एक छत्र राज चलता रहा, लेकिन रिसेंटली बैलेंस ऑफ पावर का जो वैक्यूम है वो रशिया और चाइना दोनों उठ के संभाल रहे हैं इस चीज़ को। इमीडिएट फ्यूचर में देखो तो ओनली चाइना कैन इमर्ज एज अ काउंटर बैलेंस ऑफ पावर टू यूएसए, है ना। और रशिया का एक्सेस लूज हो चुका है, बट यस, रसिया चाइना मिलके अभी भी पूरे बैलेंस ऑफ पावर को संभालते हैं। वरना देखो, वेनेजुएला रशिया और चाइना का अलाई है, तो ये चाहते तो अटैक कर सकते थे। अभी इतने पावरफुल नहीं है ये कि ये बैलेंस ऑफ पावर को देख पाएँ और दूसरी कंट्रीज़ को यूएसए के साथ लड़ाई ले पाएँ। इसीलिए ना रशिया भी उलझेगा ना चाइना उलझेगा यूएसए के साथ में, ओके। दे आर नॉट पावरफुल इनफ। ना ही ईरान में चाइना उलझेगा ना वो उलझेगा। चाइना का बहुत ज़्यादा ऑयल और रशिया का बहुत ज़्यादा ऑयल उसमें जाता है, वो उलझेंगे ही नहीं इस समय। तो इस समय
ट्रम्प ही इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट मैंने बताया ट्रम्प ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहते हैं, तो लोगों ने सोने में और ज़्यादा निवेश करना स्टार्ट कर दिया है। इन्वेस्टर्स हैव पाइल्ड फ्रेश बेट्स ऑन गोल्ड एंड यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स। देखो यही चीज़ होती है। अब अगर यूएसए ग्रीनलैंड पर अटैक करेगा तो नाटो इसको डिफेंड करने आएगा। नाटो अगर डिफेंड करेगा, नाटो का मतलब है यूरोपियन यूनियन की, इसमें सारी कंट्रीज हैं, वो लड़ने के लिए जाएंगी ग्रीनलैंड के बिहाफ पे। ओके, अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज लड़ने के लिए जाएंगी तो इनकी जो डिफेंस की कंपनियां हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, अब इन्हें दिख गया है कि इनकी यूरोप की डिफेंस की कंपनियों के स्टॉक्स क्या जाने वाले हैं, हाई जाने वाले हैं, इसीलिए इन्वेस्ट करो इसमें। तो यही कह रहे थे। देखो इन्वेस्टर्स ने यूएस मतलब गोल्ड पे बैट करना स्टार्ट कर दिया, यूरोपियन की डिफेंस स्टॉक्स की कंपनीज पे वो कर दिया है, जैसे जैसे ट्रम्प कंट्रोल करना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और बाकी का ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ वर्ल्ड में है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। सोना चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्रेशियस मेटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये जापान का वेसल है, वेसल का नाम याद रखना है चिक्यू, क्यू। ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स को समुद्र के बॉटम से लेके आने के लिए ये वेसल तैयार किया गया है जापान ने। ओके, ये मीना मितोरी आइलैंड के पास जाएंगे और वहाँ पे ही समुद्र के पास से मिनरल्स को लेके आएंगे नीचे से। ये मैं पहले बता चुका हूँ कुछ दिन पहले। तो अब ये इस अपनी मेडन वोयाज पे निकल चुका है। ऑलराइट, आई होप आप समझ पाएंगे इस न्यूज़ को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये देखो गैम्बिया अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में गैम्बिया एक कंट्री है। ऑलराइट, इन्हें म्यांमार से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की कंट्रियों को बोलते हैं वेसल स्टेट्स। ओके, किसी कंट्री ने बोला होगा कि ये एक माउथ पीस है कि म्यांमार रोहिंग्यास पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए, जेनोसाइड का केस फाइल कर दिया है आईसीसी में, आईसीजे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इस पर। पैक्स सिल्का नाम का एक ग्रुप बनाया था 8 कंट्रियों ने मिलके, जिसमें 8 कंट्रियाँ थी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, इजराइल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स एंड यूके। उसके बाद 9th मेंबर इसमें यूएसए जुड़ चुका है अब तक। इंडिया को वेलकम किया गया है जुड़ने के लिए। अभी जब ये जुड़ जाएंगे, साइन कर लेंगे फॉर्मली, तब मानेंगे हम इसको मेंबर। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इसमें केवल और केवल 9 मेंबर हैं। जस्ट रिमेंबर दिस। पैक्स से देखो, इसमें देखो कैसे याद करोगे, क्वाड के मेंबर्स हैं सारे इंडिया को छोड़ के, I2U2 के सारे मेंबर्स हैं इंडिया को छोड़ के। ओके, प्लस सिंगापुर, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नीदरलैंड और यूके। ये तुम्हारा जो चाइना के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर्स के लिए, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, इस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ओके, इंडिया वॉज नॉट इंक्लूडेड इन ओरिजिनल लॉन्च ऑफ दिस अरेंजमेंट, लेकिन बिना इंडिया के दिस इज़ यूजलेस, दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ बीन एडेड इन दिस। PSLV फेल हो गया, ये मैंने कल आपको बताया था, 4 स्टेज का था। 4th स्टेज के लॉन्च में फेलियर आ गया था, 4 मिनट 25 सेकंड तक उड़ा और उसके बाद 2 मिनट तक हवा में घूमता रहा ये, और उसके बाद ये गिर गया है। ऑलराइट, मैंने बताया था कई आर्टिकल्स में 1+15 मतलब 16 सैटेलाइट बताए गए हैं टोटल, कई में 1+14 15 सैटेलाइट बताए गए हैं, इसमें 16 बताए हैं इन्होंने। ओके, इसमें बताया अर्थ ऑब्जर्वेशन वो था, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है नंबर, बट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ न्यूज़पेपर वालों को भी पूरा पता नहीं रहता है। ओके, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लें, PSLV रॉकेट के बारे में जान लेते हैं। इसकी 4 स्टेज होती हैं। ये जो रॉकेट लगे हैं ना साइड साइड में, इनको बूस्टर रॉकेट्स बोलते हैं, बूस्टर रॉकेट्स। ओके, और ये रहता है ना, ये मेन रॉकेट रहता है इन बूस्टर रॉकेट्स में। और ये स्टेज 1 का जो पहला रॉकेट रहता है, इनमें सॉलिड फ्यूल रहता है। फिर सेकंड स्टेज में रहता है इसका लिक्विड फ्यूल, ठीक है।
फिर थर्ड स्टेज में सॉलिड फ्यूल, और जो फाइनल स्टेज रहती है उसमें लिक्विड फ्यूल रहता है। तो इस तरह से रहता है। फर्स्ट और थर्ड में क्या रहेगा तुम्हारा, सॉलिड, और सेकंड और फोर्थ में लिक्विड फ्यूल रहता है। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज़ अ 4 स्टेज रॉकेट। और पहले स्टेज में फ्यूल का क्या नाम है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। ओके, एक बार पढ़ लो तो याद बना रहेगा। सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्राजीन। थर्ड में सॉलिड है, उसका नाम HTPB है। सब जगह पे HTPB ही यूज किया जाता है पूरे एंटायर वर्ल्ड में। नेक्स्ट देख लें, फोर्थ स्टेज में लिक्विड है MMH। उस सेकंड स्टेज में डाई मिथाइल था, इसमें है मोनोमिथाइल हाइड्राजीन। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस PSLV रॉकेट ऑफ इंडिया। हाईली सक्सेसफुल है, बट रिसेंटली इसमें फेलियर्स आने लगे हैं क्योंकि हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं री एंट्री करवाने के लिए, री लॉन्चिंग के लिए। तो उसकी वजह से ये हो रहा है। UPSC में ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है कि सोलर पैनल्स की ईल्ड ज़्यादा है पर हेक्टेयर, पर एकड़ या पर हेक्टेयर देखें देन द बायोफ्यूल। इसका ये मतलब है कि अगर कोई एक खेत है उसमें हम मान लो कोई ऐसी फसल उगाएं जिससे हम बायोफ्यूल बना सकें। ओके, रादर देन उसमें हम क्या करें, खेत में हम सोलर पैनल लगा दें, तो पूरे साल में सोलर पैनल से ईल्ड ज़्यादा मिलेगी एनर्जी की रादर देन बायोफ्यूल। बायोफ्यूल से क्या होगा भाई कि 6 महीने तो उस मतलब फसल को उगने में ही लग जाएंगे। इतने में 6 महीने में तो ये सोलर पैनल जाना कितनी बिजली लगा देंगे। तो यही एक स्टडी पाई गई है। तो प्री के पर्पज़ से ज़रूरी है, ऐसा कह दें कि बायोफ्यूल की पर एकड़ प्रोडक्टिविटी इज़ मोर देन सोलर पैनल, देन दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड गया है वो हेमनेट को गया है। पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, हमनत पढ़ेंगे, हेमनेट पढ़ेंगे, हेमेट पढ़ेंगे, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चाइना ने डेंसिटी लिमिट्स को पुश कर दिया है और ज़्यादा। एक ग्रीन वर्ल्ड लिमिट रहती है, जैसे ये कोर है, ये डोनट शेप का होता है इस तरह का। यहाँ पे रिएक्टर में प्लाज्मा रहता है और इसकी 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो, टेम्परेचर हो जाता है। और ये तुम्हारा ईस्ट टोकामाक है, ये चाइना बना रहा है। और ये ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है, ये फ्रांस में है। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारी कंट्रियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन चाइना वाले अलग से बना रहे हैं अपना। तो इसमें क्या रहता है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहेगा, और इन दोनों को ऐड कराया जाएगा, फ्यूज करवाया जाएगा, और एक हीलियम मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शंस, और इसमें निकलती है बहुत ज़्यादा एनर्जी। ओके, तो इसको ही माना जाता है कि मतलब इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्टर्स। तो ये टोकामाक हो गए, ITER हो गए, ये फ्यूजन रिएक्टर्स हैं। तो ये जो डोनट है, ये जो बना हुआ है गोल सा, तो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन्स को भरा जाता है अल्टीमेट प्रेशर पे, फिर उसमें आग लगवाई जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की जाती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने के बाद इसमें बहुत थोड़ी सी ही फ्यूजन के थ्रू एनर्जी मिल पाती है। तो इसका मतलब जैसे मान लो हमने 500 जूल दिए और हमको मिल पा रहे हैं 490 जूल्स, तो इसका मतलब सक्सेसफुल नहीं है ये अभी फ्यूजन रिएक्टर्स। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है सस्टेन करवाने के लिए रादर देन गेटिंग दैट मच एनर्जी। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी अचीव करना, मतलब हमें उतना वो मिल जाए, उसमें ज़्यादा एनर्जी हमको मिलने लगे। तो इसमें ग्रीन वर्ल्ड लिमिट ये याद रखना, इसमें ये रहता है कि 65% से ज़्यादा अगर हम इसमें डेंसिटी ज़्यादा कर दें ना डोनट में, तो ये फटने के चांसेस इसके बने रहते हैं। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इस डोनट शेप में 65% से ज़्यादा पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ओके, तो इसको ग्रीन वर्ल्ड लिमिट बोलते हैं। तो उसी को हम पुश करने की कोशिश करते रहते हैं। तो चाइना ने पुश करने की कोशिश की है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको फ्यूजन रिएक्टर्स क्या होता है। 100 मिलियन टेम्परेचर रहता है इसमें, तब जाके बन पाती है। क्लियर है? और आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट आर्टिकल 6 के बारे में बता चुका हूँ, ये UPSC में लास्ट ईयर आया था। इसमें मार्केट मैकेनिज्म है। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का है, ये पेरिस
क्लाइमेट अकॉर्ड। ओके। मार्केट मैकेनिज्म मतलब कार्बन को एक कमोडिटी की तरह बेचो दुनिया में और ख़रीदो बेचो, यही मार्केट मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है नॉन मार्केट मैकेनिज्म, आर्टिकल 6.8, आर्टिकल 6 के अंतर्गत ही हैं ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नॉन मार्केट मैकेनिज्म में ये होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाएगी और बोलेगी कि देखो हम तुम्हें क्लीन एनर्जी के ये वो दे देते हैं, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बेचा नहीं, कुछ किया नहीं, बट दूसरी कंट्री में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने से रोक लिया। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह की रहती हैं, बहुत ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ही पूछा गया है जस्ट। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं 14 तारीख की न्यूज़ में। थैंक यू।